हर एक चैप्टर 10 मिनट में सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। एक और लेक्चर आज कैश फ्लो को निपटा देंगे। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम बिना किसी देरी के। ना केवल फॉर्मेट कराऊंगा पूरा, प्यारे प्यारे बच्चों सारी पॉसिबल एडजस्टमेंट जो हो सकती हैं, जो तंग करती हैं, वो भी डिस्कस करके चलेंगे। सो आर यू रेडी? एक लाइक तो कर दो यार। सारा सिलेबस के सारे चैप्टर्स करा रहा हूं 10-10 मिनट के अंदर, पूरा कॉन्सेप्ट कुछ भी बिना छोड़े हुए। लाइक तो करो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 21,000 सब्सक्राइबर्स होते ही एमसीक्यू भी फ्री में डालूंगा। जल्दी करो बच्चा पार्टी, देर किस बात की है। प्यारे बच्चों, पेपर में अगर फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखना है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर किस ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखी है जो बनानी है आपको, वो लिख देना फॉर द ईयर एंडेड कट के। पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम मत बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ा झंझट यही है, बच्चे 2 कॉलम बना देते हैं अमाउंट के, एक अंदर की कैलकुलेशन के लिए, एक बाहर फाइनल में लिखो। प्लस है तो बिना ब्रैकेट के लिखो, माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा के लिखो। जो लिखना है बाहर वाले कॉलम में ही लिखो, उससे कंफ्यूजन 50% ईज आउट हो जाती है आपकी, और बाकी 50% फॉर्मेट को याद करा के। जैसा आप लोग जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिंग याद करा देता हूं बिना किसी देरी के। इन्वेस्टिंग में प्यारे बच्चों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन 3 चीजों की सेल आती है और परचेज आती है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, इनकी सेल और परचेज। सेल बिना ब्रैकेट के आती है क्योंकि सेल करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। परचेज पे ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। और नेगेटिव पे ब्रैकेट लगाते हैं अकाउंट्स के अंदर। और प्यारे बच्चों, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी तो उस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट जो आप प्राप्त करोगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत ही आसानी से समाप्त होता है। सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड और परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, ब्रैकेट लगा के काम खत्म। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। 5 जगहों से आप उधार ले सकते हैं, तो 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत उनको वापस लौटा देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कौन सी 5 जगह है जहां से पैसा उधार लिया जाएगा? इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी बैंक से लोन लेके, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी बैंक से ओवरड्राफ्ट वगैरह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, उधार ले लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इस उधारी पे सूद चुकाओ यानी इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे सूद के रूप में क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे क्या पे करोगे? डिविडेंड। वो भी 2 प्रकार का, इंटरिम और फाइनल। तो पहले उधार ले लो 5 जगह से, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इन पे सूद चुकाओ, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। डिविडेंड 2 प्रकार का, इंटरिम डिविडेंड पेड और फाइनल डिविडेंड पेड। अब इनकी रीपेमेंट कर दो, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बात खत्म। और इंटरेस्ट पेड वाले पॉइंट से लेकर लास्ट वाले पॉइंट तक ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि ये सारी पेमेंट है, आउटफ्लो होगा। सर आप कह रहे हो रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, लेकिन यहां तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिखा हुआ है, स्टाइल का नाम है। आप कह रहे हो रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां रिडेम्पशन लिखा हुआ है, स्टाइल का नाम है। चीज वही है, पैसा वापस लौटाना, मूल वापस लौटाना, लेकिन रीपेमेंट को रिडेम्पशन कह देते हैं डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, और इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में रीपेमेंट को बायबैक कहते हैं। बायबैक कहते हैं, मतलब वही है रीपेमेंट। तो 5 जगहों से उधार लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इन पे ब्याज चुकाओ, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड चुकाओ, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, और इनका मूल भी चुका दो। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इंटरेस्ट पेड से नीचे तक ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये सारी पेमेंट है। ओके, ये हो गया फाइनेंसिंग भी समाप्त। और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है। यस सर, ऐड करना है डीजीपी दिल, ऐड करना है डीजीपी दिल, जी थोड़ा सा मिसिंग है यहां पे, डीजीपी DIL, डीजीपी दिल। और लेस करना है ड्रिप, DRIP, ड्रिप, लाइट करती है ड्रिप। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दो डीजीपी साहब का दिल, डीजीपी यानी डीजीपी का दिल, डीजीपी DIL, डीजीपी दिल ऐड कर दो और लेस कर दो लाइट की ड्रिप, ड्रिप 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 ड्रिप। पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। उसमें ऐड क्या करना है? करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, और लेस करना है करंट एसेट्स का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज।
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, काम खत्म। सर दोबारा करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करो डीजीपी दिल, डीजीपी डीआईएल, लेस करो ड्रिप। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करो डीजीपी दिल, क्या क्या करवाओगे मुझसे, लेस करो ड्रिप। पहुंचोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे, ऐड करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और इनका उल्टा लेस कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस कर दो। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आ जाओगे, इनकम टैक्स पेड माइनस करो, काम खत्म, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। अब देखो याद रखने में मुश्किल ना हो, बस इतना याद रख लो, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड होगा, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड होगा, तो करंट लायबिलिटी का क्या ऐड होगा, इंक्रीज, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। और करंट एसेट के डिक्रीज को ऐड किया है तो करंट एसेट के इंक्रीज को क्या करोगे, लेस। करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड किया तो करंट लायबिलिटी के डिक्रीज को क्या करोगे, लेस। बस एक याद रख लो, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। और सर इनकी फुल फॉर्म ड्रिप की डीआरआईपी, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वही जो इन्वेस्टिंग में था आईडीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो यहाँ पे डीआरआई बन गया, बस डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। ओके सर। और पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये ड्रिप की फुल फॉर्म है। और डीजीपी दिल बिल्कुल लास्ट में, डी फॉर लिखा हुआ है सब, ये चार्ट भी आपको मिलेगा, फॉर्मेट भी मिलेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स भी मिलेंगी, और सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और स्टडी मेट के क्वेश्चंस, और आरटीबी पीवाई, क्योंकि जब से न्यू सिलेबस है तब से अब तक के क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज टेस्ट, और एमसीक्यू लेक्चर, सब कुछ 35 आवर्स में स्क्रैच से क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करवाएं। कंसोलिडेशन तो ट्रिक वे में कराया 1 घंटे में, पूरा सारे क्वेश्चंस, बैलेंस शीट की ट्रिक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बैच ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, छोटा सा नॉमिनल प्राइस है, पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे बढ़िया रहेगा। D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark amortized, P for preliminary expenses written off, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, और L for loss on sale of fixed asset। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। Net profit before tax add DGP दिल, D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark amortized, P for preliminary expenses written off, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, L for loss on sale of fixed asset less DRIP, dividend income, rental income, interest income, profit on sale of fixed asset equal to operating profit before working capital changes, add decrease in CA, increase in CL, less opposite of that equal to cash generated from operations minus income tax paid। ये लो प्यारे बच्चों, पूरा फॉर्मेट हो गया ये आपका, चार्ट मिल जाएगा ये पूरा का पूरा, आपको हार्ड बुक भी मिलेगी भाई, पूरे सिलेबस ये चार्ट में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, 2 चार्ट्स में पूरा मिल जाएगा आपको, 70 मार्क्स की कवरेज तो वहीं हो जाएगी चार्ट्स में, हार्ड बुक में। बाकी एस है वो पीडीएफ से कवर्ड है, डिजाइंड है उसमें हमारी पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर कैसे भी। तो भाई इतने से नॉमिनल प्राइस में 2 चार्ट की हार्ड बुक भी दे रहे हैं, मैंने खुद अपने हाथ से बनाया चार्ट, देर किस बात की है। आइए अब बाकी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, कैश फ्लो की बाकी एडजस्टमेंट जो थोड़ा तंग करती हैं। कहीं भी दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाओ अकाउंट, कहीं भी दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ अकाउंट, तुम्हें बताया गया होगा ओपनिंग ले लो, क्लोजिंग ले लो, फलाना ढिमाका, छोड़ो जी झंझट छोड़ो, कहीं भी दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखो, जो P&L में, क्वेश्चन के P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा हुआ है उसे यहां लिख दो, जो क्वेश्चन के P&L में टैक्स पड़ा हुआ है वो यहां लिख दो, और ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा आपका कितना टैक्स आपने पे किया। यही वो है 2 बैंक वाला अमाउंट जो ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं, जो अभी हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर रहे थे इनकम टैक्स, वो यही अमाउंट होता है, वो यही अमाउंट होता है। बहुत ही रेयरली क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, हमें ये अकाउंट बना के खुद ही ढूंढना पड़ता है ज्यादातर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये बाय P&L वाला ऑपरेटिंग में प्लस भी होता है, याद रखना, एनपीबीटी में, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये भी प्लस होगा, जहां डीजीपी डिलाइड होता है ना वहां ये भी प्लस होगा। जहां देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट, जो P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है बाय P&L, और जो 2 बैंक है वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 2 बैंक वाले अमाउंट को ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से, और बाय P&L वाले अमाउंट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं, जहां डीजीपी डिलाइड किया था वहीं ये भी जाएगा। बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ये दोनों ही गायब कर देता है, ये भी और ये भी। अब 2 मिसिंग फिगर है तो कैसे करेंगे सर, 1 मिसिंग फिगर तो ढूंढ सकते हैं, 2 कैसे ढूंढेंगे। तो प्यारे बच्चों ओपनिंग बैलेंस को ही यहां लिख देना और क्लोजिंग बैलेंस को ही यहां लिख देना, झंझट खत्म, झंझट खत्म। ओके सर, ओके सर, वेरी वेरी गुड। यही तो है भाई मजा हमारे साथ पढ़ने का। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बढ़ रहा हो तो ऑपरेटिंग में प्लस, घट रहा हो तो ऑपरेटिंग में माइनस, इतना से याद करने में आपको सारी एडजस्टमेंट समाप्त। ऑपरेटिंग ओवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस माइनस। पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये क्वेश्चंस में कराता हूं मैं, तो बैच जरूर लीजिए, क्वेश्चन देखिए वहां पर। उसके बाद प्यारे बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने देखा होगा 2 जगह आया था,
एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डीजीपी दिल में जो डी के बाद आई है इंटरेस्ट एक्सपेंस वहां, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट पेड है। तो कहां पे कौन सा अमाउंट लेना है? ऑपरेटिंग में जो आप ऐड करते हो डीजीपी दिल में जो आई है, आई फॉर इंटरेस्ट, वो एक्रूअल बेसिस पे लोगे, और फाइनेंसिंग में जो माइनस करते हो वो पेड बेसिस पे लोगे। मान लो 10 लाख रुपए उधार लिया 10% के ब्याज पर, साल का ब्याज कितना बनता है? 1 लाख। तो ऑपरेटिंग में पूरा ऐड होगा, एक्रूअल बेसिस पर पूरा ब्याज ऐड होगा 1 लाख। अब मान लो हमने उसमें से पे किया है केवल 90,000, तो फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड में 90,000 ही जाएगा। हाँ, वो पूरा 1 लाख पे कर दिया तो फाइनेंसिंग में भी 1 लाख चला जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ऑपरेटिंग में पूरा ब्याज ऐड होगा, फाइनेंसिंग में उतना जितना पे किया, भले ही पूरा भले ही कम। ऐसे ही प्यारे बच्चों इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की जो ये इनकम है ये 2 जगह आई थी। एक तो लेस करी थी ड्रिप में, ऑपरेटिंग में लेस, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और इन्वेस्टिंग में भी थी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। तो कहां पे कौन सा अमाउंट आता है? ऑपरेटिंग में जो लेस होता है ड्रिप में, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, वो है एक्रूअल बेसिस पे, और इन्वेस्टिंग में रिसिप्ट बेसिस पे। मान लो आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जिसपे 10% का आपका डिविडेंड बन रहा है, 50,000, तो ऑपरेटिंग में लेस जो करते हैं ड्रिप में, वहां पे 50,000 लेस करोगे। अब मिला है उसमें से आपको केवल अभी 45, तो इन्वेस्टिंग में ऐड करोगे 45। पूरा मिल गया तो इन्वेस्टिंग में भी 45 लिखोगे, 50 लिखोगे, पर जितना मिला है। ध्यान क्या रखना है, ड्रिप में जो लेस होती है डिविडेंड, रेंटल, इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग में वो उतनी लेस होती है जितनी टोटल इनकम होती है, और इन्वेस्टिंग में कितना लिखते हैं? उसमें से जितनी रिसीव हो गई है, जितनी रिसीव हो गई है। ठीक है सर, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अगर केवल लिखा है प्रपोज डिविडेंड तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, उसे इग्नोर करना है। अगर लिखा है प्रपोज डिविडेंड तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसे इग्नोर करना है। ठीक है सर। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग से माइनस करोगे और एनपीबीटी में ऐड करोगे। यानी मान लो, देखो एक पॉइंट मैंने बता दिया, प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करना है। दूसरा पॉइंट फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अगर मान लीजिए हम 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड हम माइनस करते हैं, वो कौन सा ईयर लेंगे? 23-24 से रिलेटेड वाला डिविडेंड, क्योंकि वो फाइनल होने के बाद पेमेंट होते हुए मीटिंग होती है, अगला साल आ जाता है, इसलिए अगले साल की कैश फ्लो में पिछले साल वाला डिविडेंड पे होता है। टाइम निकल जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीडिंग होती है डिविडेंड पे करने में। तो 24-25 की कैश फ्लो में जो डिविडेंड पे होगा वो 23-24 के प्रॉफिट से रिलेटेड डिविडेंड होगा, जो फाइनेंसिंग में हम डिविडेंड पेड में माइनस करते हैं। ठीक है सर। और 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरिम वाला कौन सा आएगा? 24-25। इंटरिम का तो मतलब ही होता है करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे कर दिया, मीटिंग वगैरह में टाइम खर्च नहीं किया। ओहो, तो 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो इन टाइम डिविडेंड पेड कौन सा माइनस करोगे? 24-25 वाला। और फाइनल डिविडेंड कौन सा माइनस करोगे? 23-24 के प्रॉफिट्स वाला। प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करोगे। ये एनपीबीटी है, इसका फॉर्मूला है। कई बार जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत करी थी ना अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो कई बार क्वेश्चन में वो गिवन नहीं होता, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। इसका फॉर्मूला है एनटीपीपी, नेमनिक है इसका एनटीपीपी, एनटीपीआईपीआईपीपी, एनटीपीपी, एन फॉर नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, पी फॉर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करेंगे, प्रीवियस वाला प्रपोज डिविडेंड ही करंट ईयर में फाइनल कहलाता है। जो अभी मैं कह रहा था प्रीवियस ईयर वाला फाइनल डिविडेंड करंट ईयर में पे होगा। इन टाइम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। एनटीपीपी, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्लस इन टाइम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट को प्यारे बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट लायबिलिटी के तौर पर नहीं। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के नाम से। वो बढ़ रहा होगा तो इशू ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा, घट रहा होगा तो पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा, लेकिन फाइनेंसिंग में आएगा। और कैश और कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें आती हैं, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री वाली। कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री वाली। बैच लीजिए बच्चा पार्टी क्वेश्चंस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आरटीपीपी वाईक्यू एमसीक्यू चैप्टर वाइज सब है 35 घंटे में स्क्रैच से, सब समझ में आएगा। पहली बार पढ़ोगे तब भी। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो डीएम करना, कमेंट करना, मैं एड्रेस करके चलूंगा। लाइक जरूर कर देना।